नमस्कार प्यारे बच्चों, सैनिक कैरियर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरी बात आप आगे से आगे अन्य स्टूडेंट के पास भी भेजें और उनको सब्सक्राइब के लिए बोले और लाइक करें और नीचे कमेंट्स भी डालें वीडियो के अंतर्गत। आज हमारा टॉपिक है रबर का वल्कनीकरण। रबर का वल्कनीकरण। देखो रबर का वल्कनीकरण, क्योंकि इससे पीछे वाला जो टॉपिक था हमने प्राकृतिक रबर और संश्लेषित रबर दोनों के बारे में हमने पढ़ा। प्राकृतिक रबर से हमने मतलब बनाने की जो आइसोप्रीन होता है, पॉलीआइसोप्रीन बनाया था पिछले वाले वीडियो में हम, और उसका जो शिष्ट रूप होते हैं, समपक्ष रूप होता है वो प्राकृतिक रबर होता है, और उसका जो विपक्ष रूप होता है वो गट्टा पार्चा या गट्टा पर्चा के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है कि रबर का वल्कनीकरण क्यों करते हैं, क्योंकि पीछे हमने देखा था जैसे क्रेप रबर के बारे में पढ़ा था। क्रेप रबर के बारे में पढ़ने के बाद में इसकी जो उपयोगी नहीं होता है, क्योंकि इसकी जो भौतिक अवस्थाएं थी वो परिवर्तनशील यानी काफी मतलब परिवर्तित रहती है, तो उन भौतिक अवस्थाओं में हम परिवर्तित करते हैं। अब भौतिक अवस्थाओं के अंतर्गत और क्या क्या आ जाता है, देखिए जिनकी जो प्रत्यास्थता होती है वो कम होती है, तन्यता होती है वो कम होती है, जल अवशोषण होता है वो क्या होता है काफी उच्च होता है, और जो विलायक होते हैं जैसे पेट्रोल हुआ, बेंजीन हुआ, ईथर हुआ आदि में क्या होता है वो विलयशील होता है, साथ ही गलनांक, कवथनांक आदि भी क्या होते हैं इसके परिवर्तनशील। तो इनके मानों में हम क्या करते हैं परिवर्तन करते हैं। तो इनके मानों में परिवर्तन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो आइसोप्रीन होता है, जो प्राकृतिक रबर होता है, उस प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ में क्या करते हैं हम गर्म करते हैं। तो प्राकृतिक रबर के भौतिक गुणों को सुधारने के लिए इसको सल्फर के साथ में हम क्या करते हैं गर्म किया जाता है। तो सल्फर के परमाणु इनकी इकाइयों के मध्य तिर्यकबद्ध रूप से क्या होते हैं जुड़ जाते हैं, तिर्यकबद्ध। अब किस प्रकार से जुड़ते हैं, देखो पॉलीआइसोप्रीन से हमने किस प्रकार से डाला था, और जिससे जो इसकी प्राकृतिक रबर है कठोरता है, तन्यता है और इनकी जो प्रत्यास्थता गुण है वो क्या हो जाते हैं बढ़ जाते हैं। तो देखो कैसा था हमारा जो पॉलीआइसोप्रीन की जो संरचना सूत्र हम देखा था, जैसे CH2 C यहां डाल दिया हमने CH3, डबल बॉन्ड CH2। ये पॉलीआइसोप्रीन हमने निर्माण किया था प्राकृतिक रबर के फलस्वरूप। अब इसकी इकाइयां अनेक इकाइयां लेंगे, एक इकाई जैसे और ले लेते हैं, जैसे CH3 यहां डबल बॉन्ड डाल दो बैलेंस के लिए कार्बन, और CH2। अब देखो सल्फर के साथ तो मैंने क्या ले लिया, सल्फर के N परमाणु ले लिया। सल्फर ये तिर्यकबद्ध रूप से किस प्रकार से अब जुड़ने के लिए सर्वप्रथम क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये पाई बॉन्ड क्या होगा यहां से टूटेगा। ये टूटकर इनके मध्य में जो कार्बन कार्बन हो रहा है, ये कार्बन इनके मध्य में क्या होगा सल्फर के परमाणु क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। तो देखो इसका हम क्या करवाते हैं बहुलीकरण करवाते हैं। बहुलीकरण के फलस्वरूप यानी इसका तापमान भी इसको लगभग यानी 373 से 415 की समथिंग इसका टेम्परेचर ले लेते हैं, 373 से 415 केल्विन तक इसका टेम्परेचर। तो देखो सल्फर के जो परमाणु है वो पाई बॉन्ड जैसे कार्बन डबल बॉन्ड है ये टूटेगा। देखो किस प्रकार से टूटेगा, ये टूटेगा, इधर बॉन्ड आ जाएगा, इसके ऊपर भी बॉन्ड आ जाएगा, यानी मुक्त मूलक के रूप में डाल सकते हो, इधर बॉन्ड आ जाएगा, इधर बॉन्ड आ जाएगा। तो ये दोनों के मध्य क्या हो जाएंगे सल्फर के परमाणु को डाल दो इनके मध्य। तो देखो क्या बना CH2 CH3 तोड़ दो बॉन्ड को, इधर क्या आ गया CH, यहां से भी बॉन्ड टूट गया, और CH2। दूसरी इकाई ये ली थी हमने CH2 C और CH3 CH और CH2 इस प्रकार से इकाई जुड़ती रहेगी। यहां पर जो दोनों आपने इस कार्बन और कार्बन के मध्य बॉन्ड था इसको तोड़ा था, और ये सल्फर हमने क्या कर दिया इसका मध्य इनके तिर्यकबद्ध रूप से क्या होते हैं जुड़े हुए होते, और इस प्रकार से क्या होता है ये रबर का वल्कनीकरण हो जाता है। बहुलीकरण के फलस्वरूप यानी वल्कनीकरण हुआ, और ये रबर जो हमारे पास में प्राप्त हो रहा है, इस रबर की जो प्रत्यास्थता है, तन्यता है, जल के प्रति अवशोषण की जो क्षमता थी, इन गुणों में क्या हो जाता है परिवर्तन हो जाता है। इसे हम क्या कह देते हैं वल्कनीकरण या वल्कनीकृत रबर, वल्कनीकृत रबर कह दो या वल्कनीकरण रबर कह देते हैं। वल्कनीकृत या वल्कनीकरण रबर के नाम से इसे जाना जाता है। यह तो था प्राकृतिक रबर के बारे में।
अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, कई बार मतलब क्वेश्चन निकल के आया है कि रबर का वल्कनीकरण क्यों होता है या रबर को सल्फर के साथ में गर्म क्यों करते हैं, क्योंकि सीधा सा क्वेश्चन का आंसर निकल के आ रहा है, जब प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ में क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं, तो गर्म करते हैं तो क्या होता है, कितना लगभग टेम्परेचर कितना है, 373 से 415 केल्विन के ऊपर बहुलीकरण करते हैं, तो क्या होता है, प्राकृतिक या वल्कनीकृत रबर का क्या होता है, निर्माण होता है। इस वल्कनीकृत रबर के फलस्वरूप इसकी जो प्रत्यास्थता थी, तन्यता थी, गलनांक, कवथनांक, जो जल विलायकों के प्रति अवशोषण जो क्षमता थी, इनके मानों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, एक अच्छा बहुलक या अच्छा रबर ये प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संश्लेषित रबर। नेक्स्ट टॉपिक है संश्लेषित रबर कौन से होते हैं, संश्लेषित रबर कौन, जो हमने पीछे वाले YouTube जो चैनल था हमारा उसमें हमने चैनल क्या जो YouTube तो वीडियोस था उसमें हमने पढ़ा था, तो कौन सा था, संश्लेषित, जो मानव द्वारा निर्मित, जो पीछे हम देखा कि मानव द्वारा जो निर्मित होते हैं, जो मानव द्वारा निर्मित प्रयोगशाला में उनका निर्माण किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, संश्लेषित रबर कहते हैं। संश्लेषित रबर कहते हैं। अब देखो संश्लेषित रबर कौन कौन से हैं। इन संश्लेषित रबर का दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग है आज के समय में। तो कौन से, वन बाय वन एक एक एग्जांपल लेंगे। पहला एग्जांपल है पॉलीक्लोरोप्रीन। पहला फर्स्ट एग्जांपल है पॉलीक्लोरोप्रीन। पॉलीक्लोरोप्रीन फर्स्ट एग्जांपल, या इसे हम दूसरा नाम यानी नियोप्रीन के नाम से भी जाना जाता है, नियोप्रीन के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो इसमें से भी जो क्वेश्चन आता है ज्यादातर इनकी जो मोनोमर यानी एकलक जो इकाइयां होती है उनके बारे में पूछता रहता है कि पॉलीक्लोरोप्रीन या नियोप्रीन की मोनोमर या एकल इकाई कौन सी है। तो देखो संश्लेषित रबर में पहला पॉलीक्लो यानी पॉली यानी बहुत सारे यानी क्लोरोप्रीन के बहुलीकरण द्वारा किसका निर्माण होता है, पॉलीक्लोरोप्रीन या नियोप्रीन का निर्माण होता है। तो इसके बहुलीकरण के लिए हम क्या करते हैं, पहले क्लोरोप्रीन का फॉर्मूला यानी सूत्र जनरेट करें। तो ये होता है क्लोरोप्रीन का सूत्र। जैसे आइसोप्रीन आपने यही पढ़ा था, तो CH2 डबल बॉन्ड C या CH, एक बार आइसोप्रीन का देख लो, क्लोरोप्रीन को छोड़ो, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यही था। अब वहां से हमने मतलब इसका बहुलीकरण करवाया था। अब यहां पर जो आपको मैथिल समूह दिखाई दे रहा है, इस मैथिल समूह को आप हटा दो यहां से और इसकी जगह डाल दो Cl। अब बन गया ये क्लोरोप्रीन। इस क्लोरोप्रीन का क्या करवा देते हैं, बहुलीकरण करवा देते हैं। बहुलीकरण बहुलीकरण करवाने के लिए इसकी n इकाइयां लेंगे, ये लगा दिया n इकाइयां, सहबहुलीकरण हो जाएगा इसका, क्योंकि एक ही प्रकार की एकल इकाई है। अब देखो किस प्रकार से जुड़ी है इकाइयां आपस में, ये बॉन्ड ये निकलेगा यहां से और इस बॉन्ड को इस कार्बन और इस कार्बन के बीच ये बॉन्ड निकलेगा। इस प्रकार से एकल इकाइयां क्या होगी, आपस में जुड़ती रहेंगी, इकाइयां क्या होती रहेंगी, ये बढ़ती रहेंगी, बहुलीकरण होता रहेगा। तो CH2 C डबल बॉन्ड C, यहां Cl डाल दो और CH और CH2, ये क्या प्राप्त हुआ हमारे, ये प्राप्त हो गया क्लोरोप्रीन यानी नियोप्रीन कह दो या क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन से पॉलीक्लोरोप्रीन, पॉलीक्लोरोप्रीन, क्लोरीन से पॉलीक्लोरोप्रीन। अब देखो इसका उपयोग भी आपको एक एक दो कम से कम इनके उपयोग पता होना चाहिए कि ये क्लोरोप्रीन का उपयोग कहां कहां होता है। इससे वाहनों के पट्टे, गैसकेट, मजबूत पाइप, वाहनों के पट्टे वगैरह, जो वाहन वगैरह उनके पट्टे, गैसकेट, मजबूत पाइप आदि किससे बनाए जाते हैं, क्लोरोप्रीन से, जो जिससे हमने बहुलीकरण करवाया, बहुलीकरण के फलस्वरूप पॉलीक्लोरोप्रीन है, उसका उपयोग वाहनों के पट्टे, गैसकेट, मजबूत पाइप, कम से कम 2 या 3 आपको इसके उपयोग पता होना चाहिए। तो ये तो पहला था हमारा पॉलीक्लोरोप्रीन। अब है ब्यूना एस। नेक्स्ट एग्जांपल है ब्यूना एस। अब ब्यूना एस कौन से हैं, ब्यूना एस
इसकी एकलिक इकाइयां 1,3-ब्यूटाडाइईन और स्टायरीन होती है। मोनोमर यानी एकलक इकाइयां कौन कौन सी? 1,3-ब्यूटाडाइईन और दूसरी कौन सी हो गई? 2 एकलिक इकाइयां होती है इसकी, स्टायरीन। कई बार मतलब ये भी पूछ लेता है क्वेश्चन, ऐसे ही पूछता है कि ब्यूना एस की एकलक इकाइयां बताइए, तो सिर्फ एकलक इकाइयां ही आपको वो पूछ रहा है, तो आप 1,3-ब्यूटाडाइन स्टायरीन यहां तक ही नहीं रुकना है, आपको इनके संरचना सूत्र भी देना है, तब जाकर आपका सही माना जाएगा। ये नहीं कि 1,3-ब्यूटाडाइईन ही दे दिया और स्टायरीन दे दिया, यदि इतना सा दे दिया तो हो सकता है एग्जामिनर आपको मतलब 0 नंबर भी दे दे। तो 1,3-ब्यूटाडाइईन बहुत इजी आसान सा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो 1,3 यानी 1 कितनी कार्बन है? 4 है, आराम से सूत्र बना लो, 4 1 2 3 4 के लिए ब्यूट आता है। अब 1 और 3 के ऊपर 1 2 3 तो 1 नंबर ये आ गया, 1 2 3 4। 1 और 3 के ऊपर क्या है? डबल बॉन्ड, जिसके लिए हम क्या काम लेते हैं? डाई। तो 1,3-ब्यूटाडाइईन एक इकाई, तो संरचना सूत्र ये। दूसरा है स्टायरीन का सूत्र है CH2 डबल बॉन्ड CH और नीचे C6H5। ये दूसरी एकलिक इकाई है, किसकी आ गई? स्टायरीन। अब इनका क्या करा दो? बहुलीकरण करवा देते हैं। तो 1,3-ब्यूटाडाइईन और स्टायरीन का बहुलीकरण के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? ब्यूना एस का। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस स्टायरीन CH2 डबल बॉन्ड C6H5 फैनिल से जोड़ दिया हमने। इसकी भी n इकाइयां ले लो और इसकी भी n इकाइयां ले लेते हैं और इसका क्या करवा देते हैं? बहुलीकरण करवाते हैं। तो देखो किस प्रकार से इनका बहुलीकरण होगा, डबल बॉन्ड है यहां पर, किस प्रकार से बहुलीकरण होगा? बॉन्ड निकलेगा यहां से, यहां हो जाएगा डबल बॉन्ड होते ही ये बॉन्ड, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 से ज्यादा हो गई, ये निकलेगा और यहां कहां आ जाएगी? दोनों एकलिक इकाइयों को क्या करेगा? जोड़ने का, ये क्या हो जाएगी? आगे स्थानांतरित हो जाए। तो देखो क्या बन रहा है हमारे पास में उत्पाद के रूप में, CH2 बॉन्ड आ जाएगा इधर, CH, ये डबल बॉन्ड कहां आ गया? जो पाई बॉन्ड था यहां पाई बॉन्ड आ गया, CH2। ये बॉन्ड दोनों इकाइयों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, क्योंकि ये भी तो जुड़ेगा। तो CH2 CH C6H5 और दोनों में n इकाइयां ली, तो यहां पर लगा दो n। किसका निर्माण हो गया? ब्यूना एस का निर्माण हो गया। तो ब्यूना एस का निर्माण बहुत ही इजी है, आसान है, आराम से आप करवा सकते हो ब्यूना एस का। अब देते हैं इसका उपयोग। इसका उपयोग कहां कहां करते हैं? इससे वाहनों के जो टायर वगैरह होते हैं, यानी उपयोग, 1 1 2 2 इनके उपयोग भी लिखोगे। वाहनों के जो टायर वगैरह होते हैं, जो टाइल्स वगैरह होते हैं, टायर किसके? वाहन वगैरह के टायर वगैरह, टाइल्स मजबूत, इनसे भी क्या होते हैं? मजबूत वगैरह जो पाइप वगैरह होते हैं, इनका मतलब निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे इसी का जैसे गैसकेट वगैरह में भी इनको काम ले सकते हैं। लेकिन ज्यादातर इनके जो जूतों के गट्ठक वगैरह होते हैं, टाइल्स होते हैं, वाहनों के जो पार्ट्स वगैरह या वाहनों के जो टायर होते हैं पार्ट्स के अंदर, इनमें क्या किया जाता है? इनका उपयोग किया जाता है। किनका? ब्यूना एस का। नेक्स्ट है हमारा ब्यूना एन। ब्यूना एस था, अब आता है ब्यूना एन। देखो ब्यूना एस और ब्यूना एन दोनों लगभग सेम है, लगभग दोनों सेम है, यानी किस प्रकार से मतलब एक दूसरे समानता दर्शाते। देखो सबसे पहले इसकी एकलिक इकाई देखते तो वही पहली इकाई, तो इसमें भी 1,3-ब्यूटाडाइईन होता है। लेकिन दूसरी जैसे स्टायरीन ली हमने, स्टायरीन के अंतर्गत न आकर ये क्या ले लेते हैं? यहां पर स्टायरीन की जगह एक्रिलोनाइट्राइल, क्या जाता है? एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल। अब एक्रिलो जो नाइट्राइल होता है, इसका जो सूत्र होता है वो भी चेंज हो गया। यहां पर C6H5 था, इसकी जगह क्या कर दो? CN। ये लो, बहुत इजी आसान से है। ब्यूना एन 2 इकाइयां होगी इसकी, 1,3-ब्यूटाडाइईन और एक्रिलोनाइट्राइल होगी। 1,3-ब्यूटाडाइईन का संरचना सूत्र इसके सामने है, एक्रिलोनाइट्राइल का भी सूत्र क्या है? इसके सामने है। और दोनों का क्या करवा देते हैं? हम बहुलीकरण करवा देते हैं। तो देखो बहुलीकरण करवा देते हैं, वैसा ही हो जाएगा, बस ये 1,3-ब्यूटाडाइईन और ये क्या था? एक्रिलोनाइट्राइल।
बाहुलीकरण कराओगे, बाहुलीकरण के फलस्वरूप जैसे इधर करा दो, यहां डाल देना बाहुलीकरण, बाहुलीकरण, बाहुलीकरण बनाते हैं यानी सॉरी बाहुलीकरण, इसका बाहुलीकरण करवाते हैं, पोलराइजेशन करवाते हैं, तो ये लो C6H5 है, इसकी जगह क्या डाल दो Cn, बहुत इजी आसान सा है। और ब्यूना S की जगह क्या हो गया ब्यूना N। तो देखो ब्यूना N, 2 मोनोमर एक इकाइयां थी, 1,3-ब्यूटाडाइन, दूसरी कौन सी एक्रिलोनाइट्राइल, 1,3-ब्यूटाडाइन का सूत्र ये रहा, एक्रिलोनाइट्राइल का ये, इसका क्या करा दो, दोनों एक इकाइयों को क्या करा दो बहुलीकरण करा दो, बहुलीकरण के फलस्वरूप क्या हो जाएगा ब्यूना N का निर्माण हो जाए। अब इसका भी उपयोग, ये उपयोग कहां का किस किस काम आता है, इसका उपयोग देखो कि ये पेट्रोल सनहेक तेल का क्या होता है, जो पेट्रोल वगैरह तो जो ग्रीस वगैरह होते हैं उनके क्या होते हैं प्रतिरोधी होता है, इस कारण इसे जो टैंकर वगैरह होते हैं इनके जो ऑयल्स वगैरह इनका संग्रहण करते हैं, उनमें क्या करते हैं इनका काम में लेते हैं, किसको ब्यूना N को। नेक्स्ट आ रहा है हमारा तीसरा, जो चौथा जो भी एग्जाम्पल चल रहा है ब्यूना N के बाद में, नेक्स्ट है हमारा पॉलीआइसोब्यूटाइलिन, पॉलीआइसोब्यूटाइलिन। नेक्स्ट संश्लेषी रबर है पॉलीआइसोब्यूटाइलिन। देखो पॉलीआइसोब्यूटाइल, इसको PIB के द्वारा भी दर्शाते हैं। देखो इसको किस प्रकार से दर्शाते हैं, इसको दर्शाने के लिए इसका क्या करते हैं, इसका दर्शाने के लिए इसका बहुलीकरण हम आइसोब्यूटाइलिन होता है, आइसोब्यूटाइलिन के बहुलीकरण से क्या बनाते हैं पॉलीआइसोब्यूटाइलिन का निर्माण करते हैं। तो कैसे करते हैं, देखो आइसोब्यूटाइलिन का सूत्र होता है, इसकी n इकाइयां ले लेते हैं, यह है आइसोब्यूटाइलिन यानी IB, आइसोब्यूटाइल, इसका क्या करवा दो बहुलीकरण करवा देते हैं, बहुलीकरण बहुत इजी आसान से है। डबल बॉन्ड आपको यहां दिखाई दे रहा है, n इकाइयां ली है हमने आइसोब्यूटाइलिन की, इसको तोड़ दो आप, तो क्या हो जाएगा देखो CH2 CH3 आगे इकाइयां जुड़ती रहेंगी चलती रहेंगी, क्या बन गया PIB, पॉलीआइसोब्यूटाइल। अब जो पॉलीआइसोब्यूटाइलिन है वो बहुत ही अच्छा संश्लेषी रबर है, क्यों, क्योंकि ज्यादातर आपने जैसे देखा होगा कि जैसे टायर वगैरह इनकी जो ट्यूब वगैरह आती है ये इसी के बनाए होते हैं। क्यों बनाए होते हैं, क्योंकि ये क्या होता है कि वायु के लिए अभेद होता है, यानी एक बार इसमें वायु बढ़ देती है, हवा बढ़ देती है, तो लंबे समय तक क्या होती है इसमें जो हवा वगैरह एयर वगैरह होती है वो बाहर नहीं निकलती है। जो वॉलीबॉल वगैरह आती है या बास्केटबॉल आती है या जो टायर वगैरह होते हैं, इनकी आंतरिक संरचना बनाते हैं किसके द्वारा, पॉलीआइसोब्यूटाइलिन के द्वारा इनकी आंतरिक, क्यों, क्योंकि ये वायु के लिए क्या होती है अभेद होती है, वायु के लिए अभेद होती है, यानी एक बार इसमें हवा बढ़ती तो लंबे समय तक इसमें क्या होती है हवा बाहर नहीं निकलती। इसको जो टायर वगैरह होते हैं और जो बास्केटबॉल होती है, जो वॉलीबॉल होती है, इनकी आंतरिक संरचना का क्या करते हैं, इसी से क्या करते हैं PIB पॉलीआइसोब्यूटाइलिन से क्या करते हैं निर्माण करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा पॉलीब्यूटाडाइइन, नेक्स्ट है पॉलीब्यूटाडाइइन, नेक्स्ट एग्जाम्पल है पॉलीब्यूटाडाइइन। बनाओ बहुत इजी आसान सा है, देखिए प्रैक्टिस करो, रफ कॉपी सामने होनी चाहिए आपके। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड यानी CH2, वही 1,3-ब्यूटाडाइइन, क्या करवा दो बहुलीकरण करवा देते हैं, बहुलीकरण पॉलीमराइजेशन करवा दिया, n इकाइयां ले ली इसकी, बहुत आसान सा हो गया काम हमारा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड से बाहर निकाल दो, ये बन गया, क्या बन गया 1,3-ब्यूटाडाइइन, यानी क्या बन गया, यानी ब्यूटाडाइइन से हमारा क्या बन गया पॉलीब्यूटाडाइइन का निर्माण हो जाता है। अब देखो इसकी मुख्य बात यह है कि ये प्राकृतिक या प्रथम संश्लेषित रबर है, यानी ये यानी पॉली जो ब्यूटाडाइइन है, यहां हटा दे इसको, पॉलीब्यूटाडाइइन हेडिंग थी, यानी इसका कौन सा एग्जाम्पल था ये, पॉलीब्यूटाडाइइन। पॉलीब्यूटाडाइइन के अंतर्गत ये संश्लेषित यानी प्रथम संश्लेषित रबर है, जिसका उपयोग के रूप में हम काम में लेते हैं तो गैसकेट, वाहनों के हिस्से, विद्युत के उपकरण आदि बनाए जाते हैं, किससे, इस पॉलीब्यूटाडाइइन से। नेक्स्ट है एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइन, यानी ABS रबर भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं
ABS रबर भी कहते हैं। ABS इसका पूरा नाम हो गया, एक का हो गया एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल। बी का ब्यूटाडाइइन, ब्यूटाडाइइन और स्टाइरीन, स्टाइरीन, एक्रिलोनाइट्राइल, ब्यूटाडाइइन, स्टाइरीन, जिसे कहते हैं ABS रबर। तो इसके अंतर्गत 3 प्रकार की एकलिक इकाइयां आ गई। एक तो आ गई एक्रिलोनाइट्राइल, यानी एकलिक इकाइयों की बात करें तो इसके अंदर एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल का सूत्र अभी आपने पढ़ा था CH2 डबल बॉन्ड CH और CN, ये हो गया एक्रिलोनाइट्राइल। दूसरा है ब्यूटाडाइन, जिसमें आपने पढ़ा था 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन का सूत्र था CH2 डबल बॉन्ड CH, CH और डबल बॉन्ड CH2। तीसरी आपने पढ़ी स्टाइरीन, स्टाइरीन का सूत्र था CH2 डबल बॉन्ड CH, C6H5, ये था स्टाइरीन। अब इसकी भी N इकाइयां ले लो, किसकी? एक्रिलोनाइट्राइल, 1,3 ब्यूटाडाइन की भी N इकाइयां और स्टाइरीन की भी N इकाइयां, और इन तीनों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते, तो प्लस का साइन लगा दिया इसमें, और इसका क्या करा दो, बहुलीकरण करवा देते हैं, बहुलीकरण। अब काम आसान हो गया, बहुलीकरण कैसे? अब देखो एक्रिलोनाइट्राइल का कितना परसेंट लेते हैं, 30% एक्रिलोनाइट्राइल होती है। 1,3 ब्यूटाडाइन है, इसका कितना परसेंट होता है, 20%। बाकी का कितना हो गया, स्टाइरीन का कितना हो गया, 50% भाग होता है। और किसका निर्माण हो जाएगा, ABS रबर का निर्माण हो जाएगा। कैसे? ये लो CH2 CH CN, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 CH, यहां इससे जुड़ रहा है C6H5 और यहां से CN जुड़ रहा है, और इसका बहुलीकरण हम करवाए तो N इकाइयां लगा दो। किसका निर्माण हो गया, ABS रबर का निर्माण हो गया, ABS रबर का निर्माण हो जाता है। तो इसकी ध्यान रखना, एकलिक इकाइयां 3 होती इसमें, एक्रिलोनाइट्राइल, 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन। ये थी, नाम भी लिखोगे आप नीचे, एक्रिलोनाइट्राइल ये रहा यहां तक, 1,3 ब्यूटाडाइन ये रहा, और नेक्स्ट स्टाइरीन ये रहा, और इनका क्या करवा देते हैं, बहुलीकरण करवा देते हैं। हमारे को क्या प्राप्त हो जाता है, ABS रबर प्राप्त हो जाता है। अब आते थे इसका उपयोग। इसके उपयोग में जो मोटर कार वगैरह होते हैं, जो वाहन वगैरह होते हैं, उपयोग मोटर कार वाहन वगैरह होते हैं, इनके उपकरण बनाए जाते हैं, इनके हिस्से बनाए जाते हैं, किससे, ABS रबर से। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी औद्योगिक महत्व के कुछ प्रमुख बहुलक। नेक्स्ट है, इसको हटा दिए, संश्लेषित रबर थे जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं प्रयोगशाला के अंतर्गत। अब नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे। औद्योगिक महत्व के कुछ औद्योगिक अब औद्योगिक महत्व के कुछ प्रमुख बहुलक पढ़ेंगे। औद्योगिक महत्व के कुछ प्रमुख बहुलक। अब औद्योगिक महत्व के कुछ यानी बहुलक कौन से हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो पॉलीमर यानी बहुलक कहते हैं वो कौन से, जैसे फर्स्ट हम ले लेते हैं, जैसे इसके भी एग्जांपल देंगे 1 by 1। पॉलीएथीन, पॉलीएथीन जो शुरुआत चैप्टर किया था उसमें भी अपनी पढ़ी थी, पॉलीएथीन, पीई के द्वारा भी इसको क्या करते हैं, दर्शाते हैं, पॉलीएथीन। अब पॉलीएथीन होती है, इसकी एकलक इकाई होती है, कौन सी आ गई, जैसे इसका कर ले, जैसे पॉलीएथीन का एथीन होता है, एथीन की एकलक इकाई कौन सी हो गई, एकलक। ये डालना जरूरी है, आप ऊपर डालो, एकलक इकाई कौन सी हो गई, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गई, इसकी एकलक इकाई हो गई। अब ये जो पॉलीएथीन होता है ये भी क्या होता है, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 टाइप, 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स।
अब दो प्रकार के कौन कौन से हो गए, एक हो गया LDPE फर्स्ट, यानी एक हो गया कौन सा, फर्स्ट हो गया LDPE और सेकंड हो गया ये कौन सा, HDPE, लो डेंसिटी पॉलीएथीन, लो डेंसिटी पॉलीएथीन। सेकंड कौन सा हो गया, हाई डेंसिटी पॉलीएथीन, लो यानी निम्न घनत्व पॉलीएथीन। दूसरा कौन सा हो गया, हाई यानी उच्च घनत्व पॉलीएथीन। अब देखो पहले हम निम्न घनत्व पॉलीएथीन के बारे में पढ़ेंगे, LDPE के बारे में पढ़ेंगे, इसका निर्माण कैसे होता है। LDPE लो डेंसिटी पॉलीएथीन का निर्माण कैसे होता है। इसके निर्माण के लिए इनका कुछ उत्प्रेरक और टेम्परेचर थोड़ा इसमें परिवर्तन होगा। कैसे होगा कि जब एथीन को लगभग 1000 से 2000, देखो 1000 से 2000 ATM यानी वायुमंडलीय दाब, यानी इतना तो इसको क्या करेंगे, LDPE में क्या करेंगे, प्रेशर लेंगे, और तापमान लगभग 350 से 570 के समथिंग, 350 से 570 केल्विन क्या ले लेंगे, ताप लेंगे। साथ ही उत्प्रेरक के रूप में इसमें पेरोक्साइड भी काम में ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, पेरोक्साइड। ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है, पेरोक्साइड, तीनों बातें आपको ध्यान रखनी। अब काम आसान हो गया, एथीन है, एथीन का ये लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एन का ये ले लो, और जो क्या क्या डालोगे इस एरो के ऊपर, 1000 से 2000 ATM तो दाब डालोगे, तापमान कितना 350 से 570 केल्विन के मध्य तक होता है, और पेरोक्साइड ये डाल दोगे, यानी पेरोक्साइड की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, 1000 से 2000 ATM तो इसमें क्या रहेगा, यानी वायुमंडलीय तो क्या रहेगा, दाब, और 350 से 570 क्या रहेगा इसमें, ताप के ऊपर इसका बहुलीकरण करवाते हैं। क्या करवाते हैं, बहुलीकरण, तो क्या बन जाएगा, पॉलीएथीन, CH2CH2 ये। और कौन सा पॉलीथीन बनाया है हमारे पास में, निम्न घनत्व LDPE लो डेंसिटी पॉलीएथीन का निर्माण हो जाता है। तो LDPE फर्स्ट। अब देखो LDPE के कुछ हम इसके गुणधर्म भी देख लेते हैं। गुणधर्म क्या होते हैं, ये अक्रिय होता है, कठोर होता है, परंतु लचीला होता है। कैसा होता है ये, अक्रिय, कठोर और लचीलापन होता है इसमें। और विद्युत का ये क्या होता है, अल्प चालक भी होता है। विद्युत का क्या होता है, अल्प चालक भी होता है। और इसका देखते हैं मतलब गुणधर्म में, तो ये कमरे के ताप पर तो क्या होता है, विलायकों में अविलय, परंतु अधिक ताप पर, कमरे के ताप पर तो ये विलायकों में क्या होता है, अल्फिलय होता है। लेकिन अधिक जो ताप होता है, जैसे उस ताप पर क्या हो जाता है, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, टोलुइन, जाइलिन आदि में क्या हो जाता है, ये विलयशील हो जाता है। आदि में क्या हो जाता है, ये विलयशील हो। तो इनके गुणधर्मों को भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा उपयोग इसका। अब देखो ये इसका उपयोग ये जो तार वगैरह, जो वायर वगैरह होते हैं ना, ये वो वायर वगैरह के होते हैं जिसके ऊपर ये कवर चढ़ा होता है, इसके विद्युत रोधन के रूप में इसको क्या करते हैं, काम में लेते हैं। या कंटेनर वगैरह होते हैं, या निष्पीड़ित जो बोतल वगैरह होते हैं, इनके निर्माण में इसको क्या करते हैं, किस किस उपयोग क्या क्या देख लिया। एक तो जो वायर वगैरह होते हैं, तार वगैरह होते हैं, इनके विद्युत रोधन के काम आता है। एक कंटेनर वगैरह होते हैं, इनके भी निर्माण में काम आते हैं। साथ ही एक और देखते जो निष्पीड़ित ये बोतल होते हैं, दबाने पर पिचक जाते हैं, छोड़ने पर वापस में पूर्व वाली स्थिति में आ जाते हैं। उन बोतलों के निर्माण में हम किसको काम में लेते हैं, LDPE को काम में लेते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा उच्च घनत्व पॉलीएथीन। कौन सा, उच्च घनत्व पॉलीएथीन, HDPE उच्च घनत्व पॉलीएथीन। सेकंड, ये फर्स्ट था, ये आ गया सेकंड। LDPE के बाद में HDPE उच्च घनत्व पॉलीएथीन। देखो इसमें क्या होता है, इसमें हम उत्प्रेरक के रूप में जिगलर नट्टा नामक उत्प्रेरक काम में लेते हैं। एक तो ये, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ, या तो जिगलर नट्टा का रासायनिक सूत्र पूछ लेते हैं, या जिगलर नट्टा पॉलीएथीन के कौन से रूप में काम में आता है। तो HDPE में आता है जिगलर नट्टा, जिगलर नट्टा। जिगलर नट्टा का सूत्र क्या होता है, C2H5 का होल थ्राइज Al प्लस TiCl4,
ये होता है जिगलर नट्टा। सूत्र को याद रखना है आपको, जिगलर नट्टा का कई बार सूत्र पूछ लेते हैं, जिसको ट्राई एथिलीन एल्यूमिनियम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं। यह है जिगलर नट्टा। इस जिगलर नट्टा उत्प्रेरक किसमें काम लेते हैं? HDPE के रूप में काम में लेते हैं। और इस जिगलर नट्टा उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हम लगभग देखो, अब इसमें तो क्या था, जो प्रेशर था वो कितना था 1000 से 2000, इसमें जो वायुमंडलीय जो प्रेशर है एटीएम दाब लगभग 6 से 7 एटीएम, 6 से 7 एटीएम। तो क्या होता है दाब, और इसका तापमान क्या होता है, तापमान भी क्या हो जाता है लगभग इसका क्या हो जाता है 300 यानी 323 से लगभग 500 केल्विन तक चला जाता है। 500 भी बहुत ज्यादा, 323 से 343 के समथिंग चला जाता है, 333 या 343 से 43 या 350 केल्विन तक यानी 350 केल्विन तक क्या होता है तापमान। तो देखो HDPE है, हाई डेंसिटी पॉलीएथीन है, इसमें जिगलर नट्टा उत्प्रेरक क्या करते हैं, काम में लेते हैं। काम में लेने के प्रोसेस इसका क्या हो गया कि इसको एक तो जो दाब है वो दाब देखो, पोली जो LDPE में रख देते लगभग कितना था 1000 से 2000, लेकिन इसमें जो प्रेशर दाब है वो वायुमंडल 6 से 7 एटीएम लगभग है, ये दाब तक क्या करते हैं काम में लेते हैं। साथ ही इसका जो तापमान है वो तापमान भी लगभग कितना आ गया 323 से यानी 350 के लगभग यानी 343 केल्विन तक मतलब काम में इसको लेते हैं तापमान तक, ऊपर नीचे परिवर्तित हो सकता है। अब क्या करवा दो इसका वही पॉलीएथीन हम बना लेंगे। तो एथीन के बहुलीकरण से तो ये लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, N इकाइयां ले लेते हैं इसकी, एथीन है, N इकाइयां इसकी ले लो और इसका क्या करा दो। अब इस एरो के ऊपर क्या क्या डालना है, एक तो ये जिगलर नट्टा उत्प्रेरक डालोगे आप, इसके ऊपर 6 से 7 वायुमंडलीय दाब डालोगे और इसमें क्या ले रहे थे 323 से 343 केल्विन टेम्परेचर, इस एरो के ऊपर आपको डालना है। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा CH2 एथीन से क्या बन गया पॉलीएथीन, और वो भी कौन सी बना है HDPE। तो देखो दोनों में बिटवीन द डिफरेंशियल अंतर हम देख के तुलना करेंगे तो वही एक लिखा है तो वही एथीन ले रहे थे और वही क्या बन रहा था पॉलीएथीन बन जाएगा। लेकिन इस वाले में यानी LDPE बनाना है हमारे को, तो तापमान तो लगभग कितना डालोगे 300 से यानी 300 लगभग 50 से 570 केल्विन के समथिंग क्या करोगे आप इसमें तापमान डाल दोगे। साथ ही इसमें उत्प्रेरक के रूप में परोक्साइड काम में लोगे और दाब यानी वायुमंडलीय यानी 1000 से 2000, तो ये HDP ने प्राप्त हो गया, क्या होगा LDPE प्राप्त। अब HDPE प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, जिगलर नट्टा उत्प्रेरक की उपस्थिति में 6 से 7 वायुमंडलीय दाब पर 323 से 343 केल्विन ताप तक गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त है पॉलीएथीन, कौन सी उच्च घनत्व यानी HDPE का निर्माण होता है। तो ये था LDP और ये दूसरा वाला था HDPE का। इसके भी गुणधर्म देखते हैं तो इसके गुणधर्म, इसकी जो तनन सामर्थ्य होती है, कठोरता होती है, विलायकों के प्रति प्रतिरोधकता जो क्षमता होती है, ये जो क्षमता होती है वो LDPE से क्या होती है उच्च होती है यानी अधिक होती है। फिर इसका उपयोग देखिए, इसका उपयोग कहां का काम आता है। इसका उपयोग के द्वारा जो बाल्टियां होती हैं, कूड़ेदान होते हैं, जो खिलौने वगैरह होते हैं, ये किससे बनाए जाते हैं, इससे HDPE से बनाए जाते हैं। तो ये दूसरा था हमारा। अब इसका हम देखते हैं नेक्स्ट वाली पॉलीवाइनिल क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं पॉलीवाइनिल क्लोराइड, वो अच्छा है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनकी एक इकाइयों को आपको ध्यान रखना है। तो देखो पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीवाइनिल क्लोराइड जिसको PVC के नाम से भी जाना जाता है। पॉलीवाइनिल कह दो या विनाइल कह दो, पहले हम जिक्र किया था पॉलीवाइनिल क्लोराइड PVC, वही इसकी एकलक इकाई। पहले आप इस प्रकार से लिखोगे जैसे मैं बता रहा हूं, एकलक इकाई, इसकी एकलक इकाई हो रही है CH2 डबल बॉन्ड CH, क्या जाएगा Cl आ जाएगा। ये क्या हो गया पॉलीविनाइल या पॉलीवाइनिल क्लोराइड। इसका क्या करवा देते हैं, बहुलीकरण करवा दो। बहुलीकरण करवाओगे तो इसकी N इकाइयां ले लेते हैं, इसी की बहुलीकरण
तो क्या हो जाएगा, किसकी उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में डाल देना, पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवा देते हैं। तो ये बाउंड्री टूटा, आसान है, काफी पढ़ लिया हमने पीछे, CH2CH और यहाँ क्या जाएगा Cl। क्या बना गया हमारे PVC, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। किससे बना है, इसकी मोनोमर क्या होती है, वाइनिल क्लोराइड या विनाइल क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड, जिसको VC के नाम से भी जाना जाता है। VC से पॉलीवाइनिल क्लोराइड प्राप्त होता है। अब बात आती है कि यह समबहुलीकरण, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार, क्योंकि कई बार बोले कि सहबहुलीकरण या सम, इसमें एक ही प्रकार की एक इकाई यानी समबहुलीकरण के फलस्वरूप देखो एक ही प्रकार की एक इकाई जुड़ती रहती है। एन इकाई हमने ले ली, तो वाइनिल क्लोराइड के बहुलीकरण पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो PVC का निर्माण होता है। इसके भी गुणधर्म हम देखते हैं, गुणधर्म एक दो गुणधर्म भी आप याद रखोगे। यह चमकीला होता है, कठोर होता है, दृढ़ होता है, साथ ही ये जो कार्बनिक विलायक होते हैं, जैसे कार्बनिक विलायक जैसे जल, एल्कोहल आदि में क्या होता है, विलयशील होता है। लेकिन कीटोन हुआ, कार्बन डाइसल्फाइड हुआ, कीटोन कार्बन डाइसल्फाइड CH2 आदि में क्या होता है, ये विलयशील होता है। कीटोन व कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होता है, विलयशील ये होता है। इसके भी उपयोग हम देखते हैं, एक दो आप उपयोग भी याद रखोगे। उपयोग देखते हैं तो इससे पाइप, दरवाजे, केबल, जो केबल वगैरह आती है, छड़ वगैरह आते हैं, ये बनाए जाते हैं। जो मजबूत जो PVC का आप नाम सुनेंगे, PVC के जो पाइप वगैरह होते हैं, केबल वगैरह होती है, जो छड़ वगैरह होती है, वो क्या होती है, विद्युरोधी जो परतें वगैरह होती हैं, विद्युरोधी परतें आदि क्या करते हैं, इससे प्राप्त या बनाए जाते हैं। और साथ इसमें जो क्लोरोक्रित जो PVC से जो चिपकने वाले जो पदार्थ होते हैं या रेशू में भी इसको क्या करते हैं, काम में लेते हैं। इससे क्या करते हैं, वाइनिल जो चमड़ा वगैरह होता है, इससे जो बाल्टियां वगैरह होती हैं या जो रेनकोट वगैरह होती हैं, साथ ही इसमें जो बरसाती जैसे रेनकोट जैसे बरसाती कोटों के साथ साथ जो खिलौने वगैरह होते हैं, ये भी बनाए जाते हैं इससे, क्योंकि प्लास्टिक से तो खिलौने वगैरह, ये हैंडबैग वगैरह, बरसाती कोट वगैरह, इसमें भी क्या करते हैं, इसको काम में लेते हैं। अब आते हैं पॉलीएस्टर। नेक्स्ट है पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर, तो पॉलीएस्टर किस प्रकार से बनाते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पॉलीएस्टर। देखो क्या होता है पॉलीएस्टर, हेडिंग डालो पहले, पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर किस प्रकार से, इसका एग्जांपल के रूप में हम लेते हैं, तो एग्जांपल के रूप में हम काम में लेते हैं इसको, जैसे टेरिलीन या डेक्रोन। टेरिलीन, इसमें जैसे टेरिलीन, पॉलीएस्टर में टेरिलीन, डेक्रोन, टेरिलीन, डेक्रोन आदि का निर्माण किया जाता है। किससे, पॉलीएस्टर से, जिसे पॉलीएथिलीन या पॉलीएथिलीन टरथलेट भी कहते हैं। इसको पॉलीएथिलीन टरथलेट भी कहते हैं, पॉलीएथिलीन टरथलेट, थेलेट, पॉलीएथिलीन टरथलेट भी इसको कहते हैं। अब देखो किस प्रकार से बनाते हैं पॉलीएथिलीन टरथलेट का निर्माण, किस प्रकार, यानी टेरिलीन का या डेक्रोन का निर्माण। क्योंकि कई बार पूछ लेता है, डेक्रोन के नाम से पूछ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये सब नाम मैंने लिख दिया। टेरिलीन पूछ लेता है तो टेरिलीन जैसे डेक्रोन या पॉलीएथिलीन। इसमें दो एकलक इकाइयां होती हैं। एकलिक इकाइयां कौन कौन से होते हैं और उनका क्या होता है, बहुलीकरण होगा। एक होती है, फर्स्ट होती है, जैसे कोई सी भी ले लो, फर्स्ट या सेकेंड, टरथेलिक अम्ल व एथिलीन ग्लाइकोलिक अम्ल। टरथेलिक अम्ल, एक तो कौन सी आ गई, टरथेलिक अम्ल। सेकंड कौन सी आ गई, एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। अब बात आती है, टरथेलिक होता है और एथिलीन ग्लाइकोल होता है। इसका बहुलीकरण हम जिंक एसिटेल, जिंक एसिटेल व SbO3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करवाते हैं, बहुलीकरण करवाते हैं। तो क्या होता है, हमारे को टेरिलीन प्राप्त होता है। अब देखो टरथेलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, टरथेलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो टरथेलिक का सूत्र यही डाल देता हूं मैं सामने। टरथेलिक अम्ल का यानी एक इकाई का सूत्र, सबसे पहले जैसे बेंजीन इकाइयां आपने ली, इधर डाल दो COOH, इधर डाल दो COOH, ये आ गई हमारी टरथेलिक अम्ल। सेकंड आ गया एथिलीन ग्लाइकोल, सेकंड हमारा कौन सा था, एथिलीन ग्लाइकोल, CH2, इधर डाल दो OH,
और इधर डाल दो OH। ये क्या हो गया, एथिलीन ग्लाइकोल। अब ये दोनों की क्या हो गई, एक लिकाई। एक लिकाई ट्राइथेलिक अम्ल का सूत्र ये रहा, संरचना सूत्र आपको देना है, और एथिलीन ग्लाइकोल का संरचना सूत्र क्या हो गया, ये। इनका क्या करा दो, बहुलीकरण करवा दो, जिंक एसिटेल व SbO3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो दो कैसे करवाएंगे, इस COOH को संरचना के सूत्र में जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था, खोल सकते हैं कैसे, C डबल बॉन्ड OOH, इस प्रकार से खोल दे इसको। चलो तो C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OOH, इसकी भी N इकाई ले लेते हैं, प्लस एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र ये रहा, तो CH2 इधर OH और इधर OH, इसकी भी N इकाइयां ले लेते हैं, और इसका क्या करा दो, बहुलीकरण, यानी जिंक एसिटेल और SbO3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाते हैं। तो देखो योगात्मक, इधर OH इधर OH, दोनों में से क्या हो जाएगा, जल का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, जैसे H, इसका क्या जाएगा OH, जल का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, यानी NH2। N क्यों आया, क्योंकि इसकी भी N मोनोमर ले रहे, इसकी भी N ले रहे, और इधर से भी जल का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, इसका OH, तो इधर या तो H आ जाएगा या OH बाहर निकाल देना। तो हमारे पास शेष क्या बचा, हमारे पास ये OH निकाल रहे, तो C डबल बॉन्ड O बच रहा है, इधर से भी निकल जाएगा OH और इधर से OH निकल जाएगा। देखो क्या बच रहा है हमारे पास में, क्या बना हमारे पास में, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O निकल गया, यहां से H2 जल का मॉलिक्यूल, क्या बचा हमारे पास में, ऑक्सीजन बचा है, और CH2। अब इसका आपने जैसे S लिया, तो इसका अगले वाली संरचना में क्या आ जाएगा, जैसे HO निकल जाएगा या OH निकल जाएगा, तो OH निकल जाएगा, तो हमारे पास सॉरी H निकल जाएगा, OH निकल जाएगा, तो OH निकल गया, क्यों नहीं, H निकल गया, तो क्या बच गया हमारे पास में, ऑक्सीजन। किसका निर्माण हो गया, टेरिलीन या डेक्रोन, टेरिलीन या डेक्रोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इस प्रकार से पॉलीएथिल टर्टलेट कह दो, या डेक्रोन कह दो, या टेरिलीन कह दो, इसकी एकल इकाइयां, यानी पॉलिएस्टर में एग्जाम्पल, इसकी एकल इकाइयां कौन कौन सी हैं, कई बार कौन लेता, तो ट्राइथेलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल, दोनों का क्या करवा देते हैं हम, बहुलीकरण करवा देते हैं। अब इसका उपयोग भी हम देखते हैं, तो उपयोग क्या होती है, क्रीज रोधी होता है। इस कारण इसका उपयोग जो ऊनी वस्त्र वगैरह होते हैं, या नाव की पाल होती है, या बेल्ट होते हैं, या जो रस्सियां वगैरह होते हैं, इनके काम में इसको लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये एग्जाम्पल पॉलिएस्टर हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे नायलॉन का 6 रूप देखेंगे, नायलॉन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में नायलॉन 6 देखते हैं संरचना।